वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और अब हम शो के दूसरे पड़ाव में आ गए हैं, जहां पर बारी आती है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और साथ ही जुड़ेंगे पंकज मटपाल, MD ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और थैंक अलग यू। अलग मुद्दों पर हम लगातार बात करते हैं शो पे, लेकिन आज हम सबसे पहले दर्शकों से जुड़ते हैं और उसके बाद हम चर्चा पर आएंगे। और आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो है छोटी बचत योजनाओं पर। लेकिन चलिए, अतुल देशमुख मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि विश्वजीत से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। और विश्वजीत जी, इनका सवाल यही है कि ये निवेश की शुरुआत जो है वो अपनी कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इनका 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है, नज़रिया इन्वेस्टमेंट का 10 से 15 साल का है। 10,000 की ये SIP से शुरुआत करना चाहते हैं। अतुल मेरे साथ फ़ोन लाइन पर होते तो और भी अच्छा होता। ये कह रहे हैं क्लियरली कि इनको फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं जो हम अक्सर शो में इस्तेमाल करते हैं, वो समझ में नहीं आती हैं। तो मेरे ख्याल से विश्वजीत जी, सवाल पढ़कर तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल नए तरह के इन्वेस्टर हैं और शायद पहली बार बाज़ार में कदम रख रहे हैं। फ़ोन लाइन पे अगर जुड़ जाएं तो हम इनसे और भी सवाल पूछ पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल 10 से 15 साल का समय, 10,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने टाइम होराइजन सेट कर दिया है, राशि अपनी सेट कर दी है। हालांकि जानकारी अभी भी निवेश की प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से नहीं है विश्वजीत जी, लेकिन जो कदम उठाया है वो काबिल तारीफ है। क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल कविता जी। पहले तो इन्होंने अपने एक एसआईपी की लिमिट सेट कर ली है, जो बहुत अच्छी बात है कि वो कितना निवेश करना चाहते हैं। इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप जैसी टर्म्स को अच्छे से नहीं समझते हैं, और मैंने देखा बहुत सारे निवेशक इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं थोड़ा-सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनीज़ 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होती है, उनको लार्ज कैप कंपनीज़ कहते हैं। और जो कंपनी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है, उनको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और जो कंपनियां 5,000 करोड़ से जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है, उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। ऐसे ही अब म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं जो फंड मैनेजर्स, तो जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 20,000 करोड़ से ऊपर की होती हैं, उनको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं और वहां पे वो निवेश करते हैं। तो ऐसे ही जो मिड कैप, जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से लेके जो 250 तक कंपनियां हैं, उनको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और फिर जो 250 से लेके ऊपर कंपनियां हैं, 251 से लेके, उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि लार्ज कैप कंपनीज जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस जैसी कंपनीज होती हैं। मिड कैप में देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव जैसी कंपनीज और बतेरी कंपनीज हैं जो आगे चल के बड़ी हो जाएंगी। स्मॉल कैप कंपनीज थोड़ी छोटी होती हैं और उम्मीद की जाती है कि इनमें पोटेंशियल ज्यादा है, जल्दी ग्रोथ ला सकते हैं। थोड़ा-सा रिस्क भी उसमें ज़्यादा होता है और लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क उसमें कम होता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ऐसे सोच के एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, इसी को हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी कहते हैं। कि जैसा आपने अभी पिछले थोड़ी देर पहले भी कहा था कि कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप, ताकि आपको कुछ सेफ्टी भी मिल पाए लार्ज कैप कंपनीज़ की, और मिड कैप कंपनीज़ की ग्रोथ और स्मॉल कैप कंपनीज़ का ग्रोथ पोटेंशियल का आप लाभ उठा सकें। तो 10,000 रुपए जो अतुल देशमुख जी ने निवेश करने का सोचा है, मैं उनको पहले तो यही सलाह दूँगा कि वो क्यों ना इस 10,000 के साथ कोई अपना गोल को लिंक करें, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई है या शादी है या अपनी रिटायरमेंट है। लेकिन अगर 10 से 15 साल के लिए अगर वो निवेश करते हैं 10,000 रुपए, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाएँगे। और अगर स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो उनको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो मैं इनको ये सलाह दूँगा कि एक हेल्दी मिक्स लें, लार्ज एंड मिड कैप का, फोकस्ड फंड कंपनीज का, फ्लेक्सी कैप का और स्मॉल कैप का। जो अच्छे परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, उसका नाम भी बता देते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, आईसीआईसीआई फोकस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, या फिर एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी ले सकते हैं। और इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो 2,500 की एसआईपी शुरू कर सकते हैं, ताकि उनको एक फील आए कि कौन सी फंड, कौन सी एसेट क्लास में उनको क्या रिटर्न मिल रही है। ऐसे करके वो निवेश करते रहें और हर साल अपना पोर्टफोलियो भी रिव्यू करते रहें कि वो किस गोल के अपने करीब पहुंच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही सलाह रहेगी देशमुख जी को। अगर वो होते तो बहुत अच्छा रहता, उनके और सवाल को भी जवाब दे पाते।
चलिए, हमारे साथ वैसे फोन लाइन पर हैं अतुल, लेकिन एसबीआई लार्ज और मिड कैप, म्यूरा एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप, परापारिका फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या एसबीआई का स्मॉल कैप, ये वो फंड के चुनाव हैं जो आपको करके दिए गए हैं अतुल। आपने सलाह मेरे ख्याल से अगर सुन ली है तब तो ठीक है, अगर कुछ मिस कर दिया है तो मेरे ख्याल से आप यूट्यूब पर हमारे शो को देख सकते हैं। बहरहाल, कोई और सवाल पूछना है आपने? नहीं मैम, आई एम सेटिस्फाइड विद द आंसर, और मैं यूट्यूब पे जाके शो देखूंगा फिर से। थैंक यू सो मच अतुल एंड ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। पंकज मटपाल भी हमारे साथ अब शो में जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। तो चलिए, आज हमें चर्चा करनी थी, उसकी शुरुआत करते हैं। और आज हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। निवेशकों को समझाना चाहते हैं कि किन किन की ब्याज दरें बढ़ी हैं, जिनकी ब्याज दरें नहीं बढ़ी हैं वो क्यों नहीं बढ़ी हैं, और क्या ये वक्त आ गया है अगर आप छोटी बचत योजनाओं की ओर अपना रुझान दिखाना चाहते हैं निवेश के विकल्प के तौर पर, तो क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैसे डालने चाहिए, अगर डालने चाहिए तो कितने समय के लिए डालने चाहिए, किस लक्ष्य के लिए आपको इसको बांधना चाहिए। तो पंकज जी, मुझे बताएं, जिन स्मॉल सेविंग स्कीम्स का हम जिक्र कर रहे हैं और जिनकी ब्याज दरें बढ़ी हैं, उनमें से कौन कौन सी स्कीम्स शामिल हैं? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ की ब्याज दरें नहीं बढ़ी हैं। उसके अलावा आरडी, किसान विकास पत्र और टाइम डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में होती है वो स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, इन सभी की ब्याज दरें बढ़ी हैं और ये काफी अट्रैक्टिव हो गई हैं। वैसे भी क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स हैं बेसिकली ये सेफ मानी जाती हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो यहाँ पर ब्याज दर बढ़ने से ये काफी अट्रैक्टिव हो गई हैं और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इसका फायदा भी उठाना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन जो स्कीम्स की ब्याज दरें बढ़ी हैं, विश्वजीत जी मुझे ये बताएं, इसमें से ऐसी कौन सी स्कीम है जो बहुत लोकप्रिय है, जिसमें लोग बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं? अगर दिखाते हैं तो क्यों दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं तो क्यों नहीं दिखाते? जी, बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि सारी स्कीमों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अच्छे हैं। तो अगर आपका डेट का एसेट एलोकेशन आपने इंक्रीज करना है तो ये स्कीम सडनली बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं तो ये अट्रैक्टिव हो गए हैं, जैसा पंकज जी ने भी बताया। तो मैंने देखा है कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, जिसमें बहुत सारे एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो वो उसमें बहुत निवेश करते हैं। 7.35% की रिटर्न है। और अगर हम एज वाइज देखें तो एक तबका ऐसा है जो सीनियर सिटीजन है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने शायद उनको मद्देनजर रखते हुए ही इन स्कीमों में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देखें तो उसमें 8% का रिटर्न है, जो कि एक बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि वो हर तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सेफ्टी में जाना चाहते हैं। तो 8% इस मार्केट सिनेरियो में उनके लिए काफी अट्रैक्टिव है और बहुत सारे फंड इनफ्लोज आते हैं। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो पीपीएफ जो एक प्रोडक्ट है वो एक रिटायरमेंट के लिए है और 15 साल का लॉक इन पीरियड है, और उसका रिटर्न जो है 7.1% है। टैक्स सेविंग का एडवांटेज मिलता है उसमें। और सुकन्या समृद्धि में भी 7.6% का जो ब्याज दर है वो अब ऑलरेडी काफी अट्रैक्टिव है, और लेकिन उन्हीं पेरेंट्स के लिए जिनकी डॉटर्स अभी छोटी हैं और 21 साल तक की उसमें मेच्योरिटी पीरियड है और टैक्स बेनिफिट भी उसमें लाभ है। तो ये काफी स्कीमें अट्रैक्टिव हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम्स वगैरह या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि बैंक एफडी भी उतना ही अट्रैक्टिव है और वो लोग वहां पे उसकी तरफ उनकी तरफ रुझान बैंक एफडी की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्कीम सडनली पॉपुलर हो गई है और सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बहुत ही अत्यधिक लाभदायक स्कीम्स हैं। पंकज जी, मुझे ये बताएं, किसी को अगर छोटी बचत योजना या इनफैक्ट चलिए पूरे फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की ही बात करते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट विकल्प की ही हम बात करते हैं यहाँ पर, बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं, है ना। बहुत ऐसे निवेशक हैं जो आज भी इक्विटी बाजार में पैसा लगाना सही नहीं समझते, उनको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है, और इसीलिए जहाँ पर उनको निर्धारित या तय ब्याज दर मिले, जहाँ उनको गारंटीड शब्द पता चल जाए कि यहाँ पर हमें इतनी कमाई होनी ही है, उसमें उनका भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बेस्ट चुनाव या सबसे फायदेमंद चुनाव जो टैक्स के लिहाज से भी सही है, जहां पर आपको मुनाफा भी हो रहा है, साथ ही अगर किसी लक्ष्य से आपने इसको बांध रखा है तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा अगर आप निर्धारित समय तक इसमें निवेशित रहेंगे, कौन सी ऐसी फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे? कविता, सबसे पहले आपने कहा कि यहाँ पर गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, इसके लिए निवेशक यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हैं।
मैं एक बात बता दूं कि जब गारंटी वर्ड होता है तो इसका मतलब ये गारंटी भी है कि आपको इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली गारंटी सुनने में अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं ये आपके जो स्कोप है उसको भी लिमिट कर देता है। तो निवेशकों को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा गारंटी वर्ड पर इतना ज्यादा ध्यान ना देते हुए बाकी असेट क्लासेस और बाकी स्कीम्स पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है कि अगर हम डेट की बात कर रहे हैं और हम इस तरह की स्कीम्स की बात करें, तो इसमें से दो स्कीम्स, एक है पीपीएफ और दूसरी सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों ही अच्छी मानी जा सकती हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना क्योंकि ये स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए ही है, तो जिनके घर में बेटी है वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ जो है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी इंडियन रेजिडेंट पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। अच्छा इसके लिए है इनमें निवेश करना, पहली बात, जब आप निवेश करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स में छूट मिलती है। और दूसरी अट्रैक्टिव जो इसको बनाती है वो बात ये है कि इसका जो इंटरेस्ट होता है, चाहे हम पीपीएफ की बात करें या सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, तो इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो एक तरफ देखा जाए कि यदि आपको कहीं पर 8% का भी ब्याज मिल रहा हो लेकिन उस ब्याज पर टैक्स लगता हो, तो उस दशा में अगर हम देखें तो आपका पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना शायद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो वहां पर यदि पोस्ट टैक्स रिटर्न देखेंगे तो वो कम हो जाएंगे। यहां पर जो आपके रिटर्न्स हैं वो नेट आपके हाथ में आने वाले हैं। तो ये दो जो स्कीम्स हैं इसके बारे में जरूर निवेशकों को सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। पीपीएफ 16 ईयर्स का प्लान होता है, क्योंकि जिस साल आप अकाउंट ओपन करते हैं वहां से उस साल के बाद 15 मोर ईयर्स, तो मिनिमम 16 ईयर्स आप कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इतनी लंबे समय की हम बात करें तो यहां पर हमने देखा है कि चाहे ईएलएसएस हो, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड्स हो, उनके रिटर्न्स काफी बेहतर रहते हैं। और हम अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें लॉन्ग टर्म में, तो उनके रिटर्न्स भी आप अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निवेशकों को यदि कुछ शामिल करना है अपने पोर्टफोलियो में तो इस तरह की स्कीम्स को शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो निवेशक पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मॉल सेविंग्स स्कीम में ही कर देते हैं, तो मेरी सलाह यह रहेगी कि उनको दूसरे जो विकल्प हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने विस्तार से फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट पे तो बात कर ली है, लेकिन स्मॉल सेविंग्स को लेकर मैं चाहती थी कि आप विश्वजीत जी अगर हम थोड़े से टैक्स इम्प्लीकेशंस पर भी बात कर लें, क्योंकि भले ही ब्याज दरें बढ़ी हैं और अभी आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस निवेश करते वक्त और जब आप पैसे निकाल रहे हों तब। जी बिल्कुल कविता जी, जैसे पंकज जी ने बताया पीपीएफ में आपको 16 साल का लॉक इन पीरियड है और इसमें लेकिन अंडर सेक्शन 80CC के तहत आपको 1.5 लाख का टैक्स सेविंग हो जाता है। सेम सुकन्या समृद्धि केस में भी होता है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देखें जिसमें 8% भी है पर उसकी जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, तो बिल्कुल सही है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या टैक्स फ्री है क्या टैक्सेबल है। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है आपके रिटर्न्स में। यहाँ तक कि एनएससी और इनमें पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के भी टैक्स को आपको अच्छे से जांचना पड़ेगा कि वो किसके लिए सुविधाजनक है। तो ये टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं। इवन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में भी जो भी इंटरेस्ट है वो भी आपका टैक्सेबल है। तो आपको काफी चीजें टैक्सेबल हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि अगर टैक्स लग रहा है तो आपकी इंटरेस्ट रेट जो रिटर्न है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑलराइट, चलिए अब इसी नोट पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और दर्शकों के सवालों को भी शो में शामिल करना चाहिए। बहरहाल जब तक हमारे साथ दर्शक जुड़े तब तक पंकज जी के लिए सवाल मैं ले लेती हूँ मिस्टर AK सिंह का। और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए इन्हें निवेश रणनीति आपसे चाहिए होगी पंकज जी। इन्होंने HDFC टॉप 100, ITFC मल्टी कैप, कैनरा बेको का फ्लेक्सी कैप और मिरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। AK सिंह साहब मेरे साथ फोन लाइन पर भी है। सर नमस्कार, आपका सवाल हम ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर ले रहे हैं। शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। आपके फंड्स के नाम मेरे पास हैं सर। मुझे ये बताएं, आप 2 से 3 साल के लिए टैक्स एफिशिएंट स्कीम चाहते हैं? हाँ, दैट्स राइट, एग्जैक्टली। ओके, आपको 2025 से अपने निवेश से पैसे निकालने भी हैं सर? हाँ, 50% विड्रॉ करना है वहाँ से
ठीक भी है। हायर स्टडीज के लिए 12th के बाद। तो 12th के बाद, मैंने एक्चुअली ठीक है। स्टार्ट किया था SIP के लिए, और उसके बाद मेरा गोल 25 lakhs का था, वो अचीव हो गया था। तो Okay. लाइक व्हाट आई हैव हर्ड कि वो पैसे को पीरियडिकली विड्रॉ करना होता है, तो विड्रॉल हाँ। वाला नॉलेज मेरे पास उतना सॉलिड नहीं है। मैंने हमेशा इन्वेस्ट ही किया है, विड्रॉ कभी नहीं किया है, तो उसमें थोड़ा Okay. गाइडेंस चाहिए था। तो मैं क्या ये समझ सकती हूँ कि जो आपने खर्च आंक रखा है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, जो आप कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते थे, वो लगभग पूरा हो गया है, अचीव हो गया है फिलहाल? हाँ, 25 lakhs था। अभी करंटली थोड़ा मार्केट डाउन आ जाने की वजह से शायद 40-50 हजार कम होगा, बट मेरे पास चलिए, 3 साल तो का टाइम है, तो अच्छा। नहीं, बिल्कुल सही समय पर आपने सवाल भेजा है, क्योंकि 2 से 3 साल के समय में ही आपको धीरे-धीरे अपने पैसे निकाल के डेट की ओर शिफ्ट कर देने चाहिए, और बेहतर रणनीति आपको पंकज जी देंगे। पंकज जी बताएं, मुबारक हो, लेकिन AK सिंह साहब, आपने निवेश पोर्टफोलियो के जरिए अपनी बेटी की पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो आपने अचीव कर लिया है। और बहुत बढ़िया सवाल आपका इसीलिए भी है क्योंकि आपकी तरह वो तमाम दर्शक जो कि शायद ये समझ नहीं पाते होंगे कि जैसे निवेश की रणनीति होती है वैसे निकासी की भी एक रणनीति होती है। पोर्टफोलियो बना तो लिया है, लेकिन जब लक्ष्य करीब आ गया है तो वो उसमें से निकलना भी होता है। पंकज जी बताएं। बिल्कुल। सिंह साहब, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा और आपके धैर्य की प्रशंसा करूंगा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग इन्वेस्ट तो करते हैं किसी गोल को लेकर भी, लेकिन कुछ समय के बाद जब मार्केट में गिरावट आती है या उतार चढ़ाव होता है तो एग्जिट भी कर जाते हैं। लेकिन आप बने रहे और उसका फायदा यही हुआ कि समय से पहले आपने वो लक्ष्य को हासिल कर लिया, वो अमाउंट अचीव कर लिया जितना आप इकट्ठा करना चाहते थे। अब यहाँ पर जैसा आप पूछ रहे हैं कि कैसे विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जरूरत है आपको 2025 में, लेकिन हमने देखा कि मार्केट में कई बार अच्छी गिरावट आती है और जो आपने पैसा इकट्ठा किया है वो कम भी हो जाता है। तो यदि ऐसा 2025 में आप लेके चलें कि उस वक्त पर गिरावट हो तो नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए तरीका यही है कि आप धीरे धीरे इन पैसों को जो कम जोखिम वाले फंड्स हैं, यानी कि हाइब्रिड फंड हो, ऐसे फंड जहां पर थोड़ा इक्विटी का एलोकेशन हो, थोड़ा डेट हो, उस तरह के फंड्स हो, या फिर कुछ प्योरली डेट फंड्स हो, वहां पर स्विच कर देना चाहिए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उस 50% की जो आप रखना चाहते हैं 2025 के लिए। तो वहां पर उतना अमाउंट तो कम से कम आप डेट में और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में स्विच कर दे। मैं आपको नाम भी बताऊंगा स्कीम्स के। दूसरी बात, आपका जो सवाल था उसमें शायद ये भी था कि टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो आपने इक्विटी में निवेश किया, अब उसकी जो वैल्यू हुई है उस पर कुछ कैपिटल गेन्स तो होगा ही, आपका प्रॉफिट हुआ है। तो आज के हिसाब से रूल ये है कि 1 लाख रुपए तक का जो कैपिटल गेन है वो एग्जेम्प्टेड है। उसके ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा किया है, इसका मतलब आप काफी पहले से कर रहे थे। तो 31 जनवरी 2018 की जो वैल्यू थी आपके पोर्टफोलियो की, वहां से आपका बेस माना जाएगा। तो क्योंकि यहां पर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज एप्लीकेबल है, तो यदि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे और प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है तो उस वक्त तक जो प्रॉफिट हो चुका था उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उस दिन को जो वैल्यू थी उससे लेकर और जिस दिन आप रिडीम करेंगे तब तक की जो वैल्यू होगी उसके बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उसके ऊपर ही आपको 10% के रेट से टैक्स चुकाना होगा। दूसरी बात, यदि मैं कहूं कि आप यहां से स्विच कर रहे हैं इक्विटी से डेट में, तो भी ध्यान रहे कि स्विचिंग भी बिल्कुल आपका रिडम्पशन जैसा ही है, यानी कि जिस स्कीम से अब आप स्विच कर रहे हैं उसमें से आप रिडीम कर रहे हैं, और जिस स्कीम में स्विच हो रहा है उस स्कीम में अभी परचेस हो रहा है। तो टैक्स तो मैंने आपको बताया किस तरह से लगेगा। और दूसरी बात, 2025 में जब उन स्कीम से आप फिर से विड्रॉ करेंगे तो उस वक्त पर जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे उस पर अगेन उस वक्त टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो ये टैक्स तो जो भी है उसमें जब तक गवर्नमेंट बदलाव ना करे तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी टैक्स लगे या नहीं लगे आपको डेफिनेटली स्विच करना चाहिए। तो मैं स्कीम के नाम आपको बताता हूं कुछ। यहां पर ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड, ये एक शॉर्ट टर्म डेट फंड है, यहां पर आपको निवेश करना चाहिए। कोटक डेट हाइब्रिड फंड, ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, इसमें भी आपको निवेश करना चाहिए। एक्सिस अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है और साथ ही
आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म फंड। तो ये 4 फंड्स हैं। मेरी सलाह होगी कि अभी जो स्कीम है इनमें से 50% पैसा निकालकर और आप इन फंड्स में स्विच कर दें, ताकि 2025 में मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही अभी जो टाइम है, मैं आपको बता दूं, अगले 1 साल या उससे आगे स्पेशली डेट में आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेंगे, तो उसका भी फायदा यहां पर आपको मिलेगा। ऑलराइट, सिंह साहब कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? तो इसमें जो एसटीपी होगा, तो लेट्स से मेरा एचडीएफसी टॉप 100 में इन्वेस्टमेंट है, तो एसटीपी एचडीएफसी के ही डेब्ट फंड में होगा या मतलब अक्रॉस द एएमसी हो सकता है? सिंह साहब, आप एसटीपी मत कीजिए। वजह यह है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल है और आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि आप अपने हिसाब से इसको 4-5 टुकड़ों में, 4-5 इंस्टॉलमेंट में, जब भी आपको लगे, जब मार्केट थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि इक्विटी फंड है, तो जब मार्केट ऊपर होगा उस वक्त पर आपको फायदा होगा रिडीम करने पर। तो क्योंकि मैंने जो स्कीम बताई है वो दूसरे फंड हाउस की हैं, आपका पैसा दूसरे फंड हाउस में है, तो ऐसे में आपको रिडीम करके अपने अकाउंट में पैसा लेना होगा और फिर आपको दूसरी स्कीम में उसको इन्वेस्ट करना होगा। और मैंने बताया कि टैक्स सेम ही लगता है, चाहे आप विद इन द फंड हाउस करें या आउटसाइड फंड हाउस करें। लेकिन क्योंकि जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूं वो बेहतर रहेंगी, तो इसके लिए आप रिडीम कर लें और एसटीपी के बजाय आप अपने हिसाब से, जैसे कि जिस दिन आपको लगे थोड़ा मार्केट ऊपर है, उस दिन थोड़ा पैसा आप रिडीम करें और फिर आप दूसरे फंड में उसको इन्वेस्ट कर दें। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। रोहित सिंह का सवाल मैं लूँगी, जिन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। विश्वजीत जी, ये आपके लिए है। और ये पिछले साल से ही 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं। 20 साल के बाद रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल निवेश किया जो है, पोर्टफोलियो वैल्यू लगभग 1,20,000 के आसपास है और फंड का चुनाव जो किया है एक्सिस स्मॉल कैप क्वांट एक्टिव है इनके पास, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। ये चुनाव क्या सही है या नहीं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इनका जो चुनाव है वो स्कीम्स काफी अच्छी हैं, काफी अच्छी रिटर्न्स भी रही है, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसमें निवेशित रहें। जहां तक कि आपने गोल की बात करी 2 करोड़ की, और आपने 1,20,000 का आप करीब आपके पास लमसम अमाउंट है, तो ये अगर 20 साल में देखें 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो करीब 12 लाख रुपए बन जाएगा। और अगर आप 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो ये भी 12% के हिसाब से देखें, सीएजीआर के हिसाब से, तो ये करीब 1,83,00,000 बन जाएगा। तो आप 2 करोड़ के लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे 20 साल के बाद, अगर ये आपका रिटायरमेंट गोल है। क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज का जो कॉर्पस है और 20 साल बाद जो आपको चाहिए होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आपने शायद ये भी बोला था कि 1 लाख रुपए आपको हर महीने चाहिए। तो आपको आज की तारीख में जितनी भी रेगुलर इनकम चाहिए, सपोज अगर आप आज रिटायर होते हैं, तो आप उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर आपका 50,000 खर्च है तो 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख अगर आपका खर्च है तो करीब 2 करोड़ रुपया चाहिए। और 20 साल बाद उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके अगर आप देखेंगे 3-3.5 करोड़ रुपए जो भी बनेगा, उसके हिसाब से आपको अपना लक्ष्य साधना होगा। और ये जो 20,000 है, इसको भी आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में सिप में करिए। जैसा कि हम बोलते भी आए हैं, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। एसबीआई स्मॉल कैप एक अच्छा फंड है, क्योंकि आपके पास काफी लंबा समय है अभी निवेश करने के लिए। निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं, और आईसीआईसीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो ये 3-4 फंड्स, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में भी आप निवेश करें। तो ये चारों में अगर आप 5-5 हजार की एसआईपी डिवाइड कर लें, तो आप मेरे ख्याल से अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और राशिद फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी मैं बताइए, बहुत क्या अच्छा हूँ, सवाल थैंक यू पूछना वेरी चाह रहे मच। हैं? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मैं डॉटर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए डॉटर की 4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट है 6,000। इक्वल बेटे जी। हैं चारों म्यूचुअल फंड में 1,500 रुपए। और मेरे म्यूचुअल फंड जो है उनका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। राइट। तो 6,000 म्यूचुअल फंड में, इसके अलावा 4,000 में सुकन्या योजना में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली। जी
तो जी। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000। अभी मुझे 1500 से स्टेप इन करना है, 1500 रुपए से एक और तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। तो मुझे अपने करंट होल्डिंग्स में ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए या किसी नए फंड को ऐड करना चाहिए? और मेरा जो टारगेट है वो 50 लाख रुपए है और मेरे पास ड्यूरेशन अभी 12 साल है। ऑलराइट, चलिए आपका सवाल समझ में आ गया है। बताएं पंकज जी, क्या सलाह होगी? राशिद जी आपके पास में जो फंड्स हैं वो अच्छे फंड हैं, उनमें से सिर्फ एक फंड फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड जो है, मैं सलाह दूंगा कि आप यदि उससे निकल जाएं, उसके बजाय दूसरे लार्ज कैप फंड जैसे कि कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड या आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसमें आप एसआईपी स्टार्ट करें तो वो बेहतर होगा। दूसरी बात, जहां तक 1500 रुपये और बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह होगी कि एक फंड और ऐड कीजिए, क्वांट मल्टी असेट फंड। इस फंड को आप शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये एक ऐसा फंड है जो कि इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एसेट एलोकेशन के हिसाब से भी और जिस तरह का पोर्टफोलियो आपका है उसमें थोड़ा सा मेरी एक सलाह होगी, इस फंड को आप शामिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, समय लंबा है, 12 साल की आपने बात की है, तो सलाह यह होगी कि समय के साथ आप अपने निवेश को थोड़ा और बढ़ाते रहें ताकि आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकें। राशिद जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप पंकज जी को? हाँ, थैंक यू पंकज जी। एक और एडिशन क्वेश्चन है कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है, उसकी लास्ट 1 साल से परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, तो क्या इस फंड को हाँ। चेंज करने की जरूरत है? राशिद जी, ऐसा हमेशा होता है कि कोई भी फंड हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन हमेशा टाइम टाइम पर फंड मैनेजर्स जो होते हैं उसमें बदलाव भी करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, तो इसकी वजह से। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो फंड का तो वो अच्छा है और आपके पास समय काफी है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में जब मार्केट में थोड़ा सुधार भी होगा तो आपको वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आप बने रहिए वहां पर। सिर्फ एक ही फंड मैंने आपको सलाह दी है वहां से निकलने की, तो उसके अलावा आप सभी फंड्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट राशिद आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं, आखिरी सवाल शो का लें उससे पहले चलिए निवेश के गुरु मंत्र की ओर रुख कर लेते हैं। बताएं विश्वजीत जी, क्या है आपका गुरु मंत्र? जी मैम, मैं बहुत दिनों से कई निवेशकों के सवाल आते हैं, वो पूछते हैं कि कौन सी स्कीम में सिलेक्ट कर दें, कहाँ पे पैसा निवेश कर दें। तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि पहले आप अपना गोल सिलेक्ट करें। म्यूचुअल फंड्स में करीब 1400 स्कीम्स हैं, कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल है। तो पहले अपने आप को जाने कि आपका क्या गोल है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके बाद ही किसी स्कीम का चुनाव करने पहुंचे। क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, सिर्फ रिटर्न्स के लिए आप निवेश ना करें। हर स्कीम का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, उसको समझकर ही निवेश करें। चलिए, बहुत बढ़िया। पंकज जी बताएं। कविता, हमने आज शुरुआत में देखा कि जो सवाल सिंह साहब ने पूछा था, बोला था और उन्होंने बताया अपने बारे में, तो अपने गोल के समय आने से पहले अगर गोल अचीव हो जाए तो कितनी खुशी होती है। इसके लिए सलाह यह है कि आप शुरुआत जल्दी करें और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आपको उतनी ही आसानी होगी अपने गोल को अचीव करने में। मैं आपको बता दूं, यदि किसी इन्वेस्टर को 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हो और 20 साल का समय हो और हम मान लेते हैं कि 12% का आपको रिटर्न वहां पे मिल रहा हो, तो आपको लगभग 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन यदि आप 5 साल से इसको डिले कर दें, आप पोस्टपोन कर दें और आपके पास सिर्फ 15 साल बचे हों, तो आपको अमाउंट को डबल करना पड़ेगा, यानी कि 20,000 हो जाएंगे। और फर्दर यदि 5 साल और पोस्टपोन कर देते हैं तो आपको फिर 20 नहीं 40,000 पर मंथ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप समय का वेट ना करें, बल्कि जैसे ही पॉसिबल हो, जब भी आपकी इनकम की शुरुआत हो, आप चाहे 1,000 रुपए 2,000 से शुरुआत कर सके, आप शुरुआत कर दें। समय के साथ बढ़ा भी सकते हैं और बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको आसान हो जाता है आपके गोल को अचीव करना। तो स्टार्ट अर्ली एंड सेव रेगुलरली, ये मेरा आज का गुरु मंत्र है।
चलिए, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ साथ अब अरविंद गोतानी का सवाल विश्वजीत जी आपके लिए जो है वो ले लेते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना सवाल हमसे पूछा है और ये कह रहे हैं इन्होंने 2021 से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, निप्पॉन इंडिया का US अपॉर्चुनिटी फंड और DSP के फार्मा फंड में इन्होंने पैसे लगा रखे हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस है और 60 साल के बाद इनको चाहिए 1 लाख रुपए हर महीना। ये कह रहे हैं कि जो लक्ष्य जो पोर्टफोलियो बनाया है वो घर के लिए और एक गाड़ी के लिए जो इनको ख़रीदनी है उसके लिए भी बना रखा है और ये कह रहे हैं कि 5,000 से ये अपने निवेश को और बढ़ा भी सकते हैं। तो बताएं, फ़िलहाल तो ये मेरे ख्याल से जो निवेश कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें पूरी तो नहीं दी है, लेकिन HDFC मिड कैप में 1,000 रुपये और लगभग 3,500 रुपये के आसपास ये निवेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कविता जी, क्योंकि इन्होंने की जो निवेशक जो राशि है वो थोड़ी कम लग रही है और इन्होंने गोल्स काफी रखे हैं और ये भी क्लियर नहीं कि उनकी अभी प्रेजेंट एज क्या है, तो कब रिटायर हो रहे हैं। 60 साल मतलब अभी 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, ये उसका जानकारी नहीं है। तो मैं ब्रॉडली ये कहना चाहूंगा जो स्कीम का चुनाव इन्होंने किया है, HDFC मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, निप्पो इंडिया US अपॉर्चुनिटी फंड, ये स्कीम्स अच्छी हैं, इस पे बने रह सकते हैं। US अपॉर्चुनिटी फंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि US में करेक्शन है और अभी से अगर हम निवेश करते हैं 3-4 साल 5 साल में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन एक इन्होंने DSP फार्मा फंड में निवेश किया हुआ है जिसका शायद असल नाम DSP हेल्थ केयर फंड है। उसकी परफॉर्मेंस भी अभी कंसिस्टेंट नहीं है, तो मैं कहूंगा कि उसमें से स्विच कर सकते हैं DSP फार्मा फंड से किसी और लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, यानी कि SBI लार्ज एंड मिड कैप में निवेश कर सकते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि क्योंकि इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो थोड़ा सेक्टोरल और थीमेटिक है। केवल 4 स्कीम है, उसमें भी एक थीम फंड, थीमेटिक फंड है और एक सेक्टोरल फंड है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा इनको, जैसे कि मैंने इनको बताया SBI लार्ज एंड मिड कैप, और इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं, या फिर अगर लंबा समय है तो स्मॉल कैप फंड का भी चुनाव कर सकते हैं। जहां तक कि रिटायरमेंट की बात है, अगर इनको 1 लाख रुपए चाहिए तो करीब 2 करोड़ की राशि इनको चाहिए होगी जिस समय ये रिटायर होंगे। जैसे पंकज जी बता भी रहे थे अभी कि समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर 10 साल बाद रिटायर होते हैं तो 90,000 SIP चाहिए, मंथली SIP, तब जाके उनको 2 करोड़ बनेंगे। और अगर 15 साल बचे हैं तो केवल 42,000 रुपए चाहिए उनकी मंथली SIP और 2 करोड़ बन जाएंगे। और अगर 20 साल बचे हैं तो केवल 21,000 रुपए, तो करीब रकम आधी होती जा रही है जितना लंबा समय बढ़ता जा रहा है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि बाकी गोल्स के साथ भी अपनी SIP को लिंक करें और उन गोल्स को भी क्वांटिफाई कर लें, जैसे घर है या गाड़ी है जो वो लेना चाहते हैं, ताकि वो अच्छे से उस गोल के करीब पहुंच सके। यही सलाह रहेगी कविता जी। ऑलराइट, चलिए, तो काफ़ी उम्दा सवाल। अगर फ़ोन पर होते तो शायद और क्लैरिटी के साथ हम इनको सलाह में दे पाते, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी आपका, पंकज जी आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और उनके गोल्स अचीव करने में उनकी सहायता की। इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे WhatsApp नंबर के साथ, जहाँ पर आप सीधा हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम करेंगे शो पर आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।